ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो दो तीन चीजें हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि हमारे पास ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर भी हम काम करने लगे हैं। अच्छी नजर आई सबको? तो होगा यूं कि आपको सबसे पहले उसको प्लान करना पड़ेगा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया। वो पूरी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अलबत्ता आप समझ लीजिए कि वो एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको माइंड में रख के हमने उसको आगे लेकर चलना है। तो अलबत्ता यहाँ पर मेरे पास क्लासेस के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना, ठीक है। और ये आप लोगों का मैं फोल्डर बना के यहाँ पर एक, जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने सबसे पहले अपना एक फोल्डर अलग कर लेना है। मिक्स फाइलें नहीं पड़ी होनी चाहिए। मिक्स फाइलें पड़ी होंगी तो आपका जो है खराब हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है वो पाथ के ऊपर चल रहा होता है। अगर वो पाथ ही आपका ठीक ना हुआ तो आपके सारी फाइल्स का प्रोसेस, क्योंकि जब आप लोगों ने इसको अपलोड करना है ना, जब आप लोगों ने इसको अपलोड करना है तो आपने ये पूरी की पूरी फाइल उठा के अपने सर्वर के ऊपर रख देनी। फिर उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें पड़ी होंगी वो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको जरा आइडिया हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक दफा। मैं इसको असद स्टोर हमने नाम रखा था, मैं इसको असद स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ से मैं CMD को ओपन करता हूँ, कोड डॉट को ओपन करता हूँ, एंड लेट्स सी, ये मेरा VS कोड ओपन हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर दिखाऊं नोटपैड के अंदर तो VS कोड बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन अगर VS कोड आपको नहीं अच्छा लग रहा, एक सबलाइम टेक्स्ट 3 है, टेक्स्ट है सबलाइम टेक्स्ट, बेसिकली ये भी बहुत अच्छा है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, एटम है, वो भी बहुत अच्छा है। बड़े लोग आप लोगों को इंटरनेट पे सुजेस्ट करेंगे ड्रीम वीवर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप वालों का सॉफ्टवेयर है, ये अच्छा नहीं है। मतलब कि आपके सिस्टम को एक दफ़ा इसने बंद कर देना है, तो बेहतर ये है कि हम इसको इंस्टॉल ना ही करें। तो और मेरे ख्याल में ये तीन टॉप हैं। टॉप में से एक्चुअली करना तो हमें इस वक्त ये वाला चाहिए, लेकिन क्योंकि जब हम लारावेल पर पहुंचेंगे तो हमें मजबूरन इस पे आना पड़ेगा, तो हम पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे हैंड्स जो है ना इसके ऊपर काम करने के लिए बैठ जाएं। तो VS कोड मैंने ओपन किया है। VS कोड को डाउनलोड करने का आसान तरीका है जी, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। वो ये है कि यहाँ से मैं डाउनलोड VS कोड लिखता हूँ, आपके सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। एक विजुअल स्टूडियो कोड और सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, वो भी यही है, विजुअल स्टूडियो नाम है उसका पूरा। वो बहुत हैवी है, उसको नहीं इंस्टॉल करना, VS कोड को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये ऐसे इंस्टॉल होगा जैसे कोई गेम इंस्टॉल होती है। अगर ये नहीं करना तो आप सबलाइम टेक्स्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी वजह से आपके पास ये नहीं चलता, सबलाइम टेक्स्ट है, ये बहुत बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ना भी इंस्टॉल करें तो आप नोटपैड पर काम कर सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर होता है नेटबीन्स, वो उस पर करवाया जाता है। लेकिन जो नेटबीन्स है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो हमने वहां पर जाना है कि हमारा सिस्टम ना स्लो हो। क्योंकि आम तौर पे हम अपना सिस्टम जो है ना स्लो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा सिस्टम जितना स्लो होगा हमारे लिए उतनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे हमारा कोड इतना ज़्यादा होगा, सिस्टम स्लो होगा, हमारे काम के परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। तो सिस्टम स्लो नहीं होना चाहिए। आपका कोड जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, VS कोड जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, VS कोड डाउनलोड करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है और इसके अंदर यहाँ पर CMD लिख के कोड डॉट लिखना है, ठीक है। वैसे तो एक तरीका ये है कि आप VS कोड को यहाँ से ओपन करें, ठीक है। VS कोड को यहाँ से ओपन करें और यहाँ से ओपन करने के बाद ये फाइल, ये ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लें, ठीक है। लेकिन क्विक और आसान तरीका ये है कि आप ना यहाँ पर आ जाएं, ये यहाँ पर आए, CMD लिखा, कोड डॉट एंटर किया, ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये देखना है, हम छोटी सी एक एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल बना देते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल, अच्छा इसका कोड मैं आप लोगों को कैसे प्रोवाइड किया करूँ?
कोड इसका जो है, जो हम रोज डेली बेसिस पर करेंगे, उसको प्रोवाइड करने के लिए काफी सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। हाँ यार, फाइल नहीं, कहाँ से मैं सेंड करता रहूंगा आपको फाइल। एक और आसान हल है, गिटहब है, मैं ना देख लूँ मेरा यूजर नेम पासवर्ड कौन सा लगा हुआ है। ओके, मैं गिटहब पे एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ। ठीक है, गिटहब बेसिकली क्या होता है? गिटहब, ये वैसे तो आमतौर पे पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन बस मैं आपको एक नॉर्मली इसकी हाइलाइट्स दे रहा हूँ। गिटहब ये होता है कि आपके सिस्टम को आग भी लग जाएगी, आपका कोड कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अपनी आप लोगों ने अपनी भी आदत बना लेनी है, मेरी भी आदत है कि मैं जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगूं, सबसे पहले मैं रिपोजिटरी बनाता हूँ उसकी, ताकि मेरा जितना काम है वो मैं सेव करता जाऊं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नई रिपोजिटरी बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम रख रहा हूँ असद स्टोर। असद स्टोर रख के इसको मैं पब्लिक ही रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोड मेरा मिलता रहे। ठीक है, रीडमी की फाइल लगा रहा हूँ, इसके अंदर मैं गाइडलाइंस लिखता रहूंगा साथ साथ। ये मेरी रिपोजिटरी बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी रिपोजिटरी है। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड जिप करके इसके अंदर मेरा कोड आता जाएगा, उसको आप ऑन करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, मैं क्विकली, बेसिकली मेरा ऑफिशियल अकाउंट ये है, लेकिन मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है मेरे दूसरे अकाउंट के लिए, तो मैं क्विकली जो है ना अपने आपको एक्सेस दे देता हूँ अपने दूसरे अकाउंट पे, ताकि फिर मेरे लिए मसला ना हो। ये लो जी। ओके ओके ओके, इस वक्त मेरा इसमें कंपनी अकाउंट चल रहा है, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपके सिस्टम में एक और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, मैं साथ साथ आपको लिख के भी देता हूँ। आपके सिस्टम में एक और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं गिट बैश के नाम से। ठीक है, अब मेरे सिस्टम में हो जाएगा, चलेगा, आप लोगों के सिस्टम में नहीं भी होगा तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज ये देखिए, ये मुझे इनविटेशन आया हुआ है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। बिकॉज आपके सिस्टम में ये हो गया, तो आपके सिस्टम में आपको गिट आनी चाहिए। यूट्यूब पे मेरी एक सीरीज मौजूद है गिट आपकी, आप लोगों ने अगर गिट सीखना है तो वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको रिपीट जो है मिलता ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको ओपन करने के बाद ये देखिए, जरा गौर करिए, ये मैं फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास मेरा गिट बैश इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर गिट क्लोन एंटर कर रहा हूँ, वो देखिए, ये मेरा फोल्डर बना हुआ आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जितना काम करूंगा, किसी के पास मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है? होगा, अभी देखना जरा। अभी मैं जितना काम करूंगा वो इसके अंदर आता जाएगा। आप लोगों ने, जैसे ही आप लोगों ने घर जाके अपने सिस्टम के अंदर से कोड लेना है, आप लोगों ने गूगल पे लिखना है गिट हब, ओके, स्लैश असद मुख्तार, डबल आर एंड पे। ठीक है, फिर स्लैश, इसके ऊपर ही बल्कि एंटर कर देंगे ना आप यहाँ पर, तो आपको गिटहब पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको, हमारी रिपोजिटरी का नाम है असद स्टोर। ठीक है, वो आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगी। ये रिपोजिटरीज पे क्लिक किया, पब्लिक रिपोजिटरी है, इसमें और भी काफ़ी सारा कोड मेरा पड़ा हुआ है, आप लोगों ने कोई चाहिए होगा तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर है, हाँ ये देखो, ये असद स्टोर पड़ा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। कोई एक्सेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। गिट बैश अगर आप लोगों को आता है तो आप इस पर क्लिक करके क्लोन ले लें, वरना यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड जिप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, वो देखो, वो आगे स्टोर का नाम। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये मेरे पास स्टोर है। एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, ये रीडमी की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से, और मैं इसके अंदर फिलहाल ये लगा लेता हूँ, एंड कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब देखिएगा, मुझे ये फाइल अपनी मेरे गिटहब के ऊपर पुश करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर VS कोड के ये फायदे हैं कि आपको ऑल इन वन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर गिट
add dot git commit testing file after push, फिर git push एंटर किया और ये देखें ये मेरा कोड गिटहब पे चला गया और ये रिफ्रेश करें एंड ये मेरी फाइल आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये वाली। ठीक है, ये मैंने कमिट में क्या लिखा था, टेस्टिंग फाइल आफ्टर पुश, ये देखो ये आ गया। इसके अंदर मैंने जो भी बनाया था ये देखें, हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये आ गया। कल के काम में और आज के काम में जितनी चेंजेस होंगी वो सारी की सारी इसके ऊपर आती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी लगता रहेगा। तो अब मैं जितना काम करूंगा मैं गिट के ऊपर ऐसे ही पुश कर दिया करूंगा। ठीक है, ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है, ये मेरी एक रीडमी की फाइल है और ये मेरी इसकी फाइल है। क्विकली को जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर सा बनाया था वो भी बना लेते हैं ताकि जो है हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ओके, मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर की टोटल तीन साइड्स, दो साइड्स हैं। एक क्लाइंट साइड, यानी कि वो वाली साइड जिसके अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने काम करना है। ठीक है, क्लाइंट साइड मतलब वो वाली साइड, लाइक आप समझ लीजिए यूजर साइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड है एडमिन साइड। एडमिन साइड दोस्तों वो वाली साइड है जिसके अंदर आप लोग खुद काम करेंगे, यानी कि जो वेबसाइट का मालिक है, यानी कि ऑनर सेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर भी टू साइड्स आ जाती हैं, एक बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन और एक आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन। देखें, जब आप लोग दराज पे अपना कोई ऑर्डर पुश करते हैं, दराज पे अपना कोई ऑर्डर लगाते हैं, तो आप लोगों को अकाउंट तो नहीं बनाना पड़ता ना। जब आप ऑर्डर चेकआउट करते हैं तब आपका अकाउंट बनता है। तो दराज को देखने के लिए हमें किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। जैसे फेसबुक है, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए, यानी कि उसका बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन उन्होंने हमारे लिए बनाया ही नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन ऑलवेज होता है ताकि कोई भी पर्सन वेबसाइट को खोल के आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सके और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे कि इसके ऊपर मेरा अभी अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो लेकिन मैं यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स लाजमी देख सकता हूँ, जो जो से भी प्रोडक्ट्स आपके नज़र आ रहे हैं मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं, उसके रिव्यूज देख सकते हैं। हाँ, अगर हमने उसको ऑर्डर करना है देन हमें अगला स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दिस वन, अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा फिर वो मुझे बोलेगा भाई अगर ऐड टू कार्ट करना है तो इसको पहले लॉग इन कर लो। ये इसके अंदर एरर है, इन्होंने आई फ्रेम लगाया हुआ है, हालांकि इस तरह नहीं होता। ठीक है, अलबत्ता ये देखिए उसने कहा है भाई वेलकम टू दराज प्लीज लॉग इन। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट होगा तो ही मेरा सेक्शन कार्ट में जाएगा, अदरवाइज कार्ट में नहीं जाएगा। तो बिफोर लॉगिन वाले सेक्शन के अंदर हम क्विकली कुछ पेजेस डिसाइड किए थे हमने लास्ट टाइम। होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज और कौन सा था, प्रोडक्ट्स का पेज था और कार्ट का पेज था, चेकआउट का पेज था एंड कैटेगरीज का पेज था। अगर आफ्टर लॉगिन की बात करें तो आफ्टर लॉगिन में डैशबोर्ड था, माय ऑर्डर्स थे, सेटिंग्स थी। ठीक है, और अगर इसके अंदर बात करें तो एक और पेज था हमारा जिसके अंदर हमने लॉगिन एंड रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, तो बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन ये हो गया, आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन ये हो गया। उसके बाद एडमिन सेक्शन के अंदर हमारा डैशबोर्ड था। मैं एडमिन सेक्शन तो होगा ही आफ्टर लॉगिन, अब बिफोर लॉगिन वाला तो उसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के बाद प्रोडक्ट्स आ गया, जो सी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करनी है। उसके अंदर दो पेजेस आ जाएंगे, क्रिएट प्रोडक्ट
एंड ऑल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कैटेगरीज का पेज। इसके अंदर भी दो ऑप्शन आ जाएंगी, क्रिएट कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर्स का सेक्शन आ जाएगा। ऑर्डर्स के अंदर भी मल्टीपल सेक्शन आ जाएंगे, ऑल ऑर्डर्स, एक्टिव ऑर्डर्स, जो जिनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, न्यू ऑर्डर्स की जिनका प्रोसेस अभी है चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ऑर्डर्स, और इसके अलावा कोई पेज, सेटिंग्स का पेज था। और सेटिंग्स के अलावा साइड पे, साइड बार की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऑप्शन होगी लॉग आउट की। इसी तरह आफ्टर लॉगिन की साइड बार में भी एक ऑप्शन होगी लॉग आउट की। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, दिस विल बी ओनली ऑप्शन, ओके, नोट अ पेज। लॉग आउट का पेज नहीं होता, जस्ट ऑप्शन होती है। और इसी तरह यही सेम ऑप्शन हमारी यहाँ भी आ जाएगी, एंड दिस वन ये। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, मैं लिखता हूँ गिट एड डॉट गिट कमिट, और कमिट के अंदर मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, गिट पुश। जरूरी नहीं है कि मैं हर स्टेप के बाद इसको पुश करता फिरूं, अच्छी बात है पुश कर लो तो, वरना जरूरत नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए, ये मैंने जितना सब कुछ लिखा है वो सब का सब ये आ देख रहे हैं। आप लोग अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे कहीं भी खोलोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम जितना काम करेंगे उतना आ जाएगा। ओके, लेट्स सी नाउ, आ जाते हैं अब प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ। ठीक है, ओके। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास हमने ये जितना भी सेक्शन बनाया है, इन सब की फाइल्स एंड फोल्डर्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे लिए बाद में इशू ना बने कि ये फाइल रह गई, ये फोल्डर रह गया। अब बिफोर लॉगिन वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हम इस वाले पे आ जाते हैं सबसे पहले, क्लाइंट साइड पे। याद रखेंगे होम पेज के ऊपर अगर हम चेक करें तो क्लाइंट या कोई पर्सन का कल को आपको क्या कहते हैं, भाई मुझे इंडेक्स पेज चाहिए, तो इसका मतलब होम पेज है। ठीक है, अगर कोई आके कहता है सर मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, तो इसका मतलब होम पेज है। तो क्लाइंट की लैंग्वेज में इसका नाम लैंडिंग पेज है, डेवलपर की लैंग्वेज में इसका नाम इंडेक्स पेज है, होम पेज वो वैसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस वन, ये मैंने ऑलरेडी इंडेक्स पेज बना लिया हुआ है। इंडेक्स पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, इसकी बेस के ऊपर आपकी सारी साइट चल रही होती है। ठीक है, अब क्विकली होम पेज यानी कि इंडेक्स पेज मेरा आ गया। अबाउट डॉट एच टी एम एल का पेज हमने बना लिया। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल बना लिया, कार्ड डॉट एच टी एम एल हमने बना लिया। सारे पेजेस पहले बना लें, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन लग रही है तो फिर नहीं बनाने सारे पेजेस, एक एक पे काम करते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में सारे बना लेने चाहिए। प्रोडक्ट्स के बाद और कौन सा था, चेकआउट के नाम से चेकआउट डॉट एच टी एम एल का पेज बना लिया। उसके बाद लॉगिन डॉट एच टी एम एल का पेज बना लिया। उसके बाद रजिस्टर डॉट एच टी एम एल का पेज बना लिया। मेरे ख्याल में यही पेज थे। उसके बाद कैटेगरीज का पेज है। ठीक है, मैं फिर वक्त सारे टैब्स बंद कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास पेजेस बन गए, अब मुझे अपने अगले सेक्शन में जाना है। तो कीप इन माइंड, सेक्शन चेंज, फोल्डर चेंज। मैं यहाँ पर नया फोल्डर बना लूंगा, इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैं उसको नाम दे देता हूँ यूजर का, कि भाई ये यूजर का सेक्शन है। अब अगली ये वाली फाइलें सारी की सारी मैं इसके अंदर बनाऊंगा, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, ऑर्डर्स डॉट एच टी एम एल, सेटिंग्स डॉट एच टी एम एल, एंड लॉगआउट की मैंने आपको बताया था ऑप्शन होती है, पेज नहीं होता। अब इसी तरह हम अगले वाले सेक्शन में आ जाते हैं।
ये मेरा एडमिन साइड है, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फोल्डर हेयर। यूजर के अंदर नहीं आएगा ये मेरा फोल्डर, ये मेरा फोल्डर इसके अंदर आएगा, मेरे मेन फोल्डर के अंदर, एडमिन के नाम से। एडमिन के नाम से फोल्डर आएगा, इसके अंदर मैं डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल के, फिर दोबारा से। अब देखो, अब क्योंकि ये मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, डाटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे ग्रेजुएशन के अंदर, मैं आपको उस चीज की बात बता रहा हूँ। ये देखिए, अब क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अंदर दो पेजेस आ रहे हैं, एक क्रिएट प्रोडक्ट और एक ऑल प्रोडक्ट्स, तो मैं इसके अंदर भी एक नया फोल्डर बनाऊंगा प्रोडक्ट्स के नाम से। और मैं यहाँ पर क्रिएट डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्रिएट का मतलब क्या है, कि मैं प्रोडक्ट को क्रिएट करने का एक पेज बना रहा हूँ। इसी तरह मैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल भी बना रहा हूँ। अभी जब हम पीएचपी पर या लारावेल पर मूव करेंगे तो हमें ये सारे पेजेस डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। हम जस्ट एक फॉर द कॉन्सेप्ट इसको बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, हमने ये पेज बना लिया है। और उसके बाद ये कैटेगरी है, कैटेगरी क्योंकि छोटा सेक्शन है तो आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए हमें पूरे के पूरे फोल्डर की ज़रूरत है। मैं कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल बना सकता हूँ। ऑर्डर्स के लिए मुझे एक प्रॉपर फोल्डर बनाना पड़ेगा, ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स के अंदर एक्टिव डॉट एच टी एम एल से मतलब कि एक्टिव ऑर्डर्स, ऑल डॉट एच टी एम एल से मतलब ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। और बाकी हम इसमें फिल्टर लगा लेंगे। उसके बाद सेटिंग्स की एक फाइल आएगी, दिस वन, सेटिंग्स डॉट एच टी एम एल। ये देखिए, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ऑर्डर, सेटिंग्स और लॉगआउट की ऑप्शन है, मैंने आपको बताया। अब जैसे ही आप लोग अपने इस सिस्टम में आओगे, अच्छा आप लोगों के सिस्टम में ना ये क्वेश्चन मार्क्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, वो बेसिकली क्योंकि मेरे सिस्टम में गिट हब इंस्टॉल्ड है, जिस वजह से नजर आ रहे हैं। अभी देखना जरा, ये एक आपको इसके अंदर ग्रीन नजर आ रहा है, बाकी सारे के सारे ब्लू ब्लू हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इस फोल्डर में जाता हूँ तो मेरी ये वाली फाइलें आ गई, ठीक है, जो मुझे चाहिए। एडमिन सेक्शन में जाता हूँ तो मेरी ये वाली, ऑर्डर के अंदर मेरी ये वाली फाइल्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरी ये वाली फाइल्स हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, मैं जैसे ही आ, हम्म, ये देखिए मेरी सारी की सारी फाइलें गिट पे जाने के लिए लोड हो गई हैं। मैं गिट पुश पे क्लिक करता हूँ, वो देखें, वो जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो मेरे ग्रीन हो गए हैं कि मेरा डाटा गिट हब पर जा चुका है। और अगर मैं यहाँ पर अपने गिट हब को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरी सारी की सारी फाइलें जो कि मैंने बनाई हैं, ये आप लोगों के तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। तो कोड अब यहाँ से आप लोगों को मिल जाया करेगा। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, हमारे मेन पेज के। सबसे पहले हमें मेन पेज डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एच टी एम एल को पढ़ने जा रहे हैं जी। एच टी एम एल क्या है बेसिकली? एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मैं सारे कोड को ख़त्म कर रहा हूँ, और ये वाली फाइल हमारी फिल वक्त, ये हमारी फाइल ये है। मैं सारे कोड को खत्म कर, हम पढ़ने जा रहे हैं जी एच टी एम एल। एच टी एम एल का मतलब है हाइपर एब्रीविएशन, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट के हवाले से बता रहा हूँ। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जितनी ज्यादा आसान है उतना ही ज्यादा इसकी यूज ऑफ इम्पोर्टेंस है इसकी। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी साइट बगैर पीएचपी के बन सकती है, बगैर पाइथन के बन सकती है, बगैर जावास्क्रिप्ट के बन सकती है, बगैर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के बन सकती है, लेकिन बगैर एचटीएमएल के नहीं बन सकती। तो एचटीएमएल इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर आप यहाँ से ये दराज को ओपन किया हुआ है हमने, ठीक है,
मैं इसको कंट्रोल यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा आपको पूरे प्रोजेक्ट की इनकी HTML नजर आ जाएगी, सारी की सारी पड़ी हुई। ठीक है, ये देखिए। अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब बेसिकली एंगुलर पर बनी हुई है, एंगुलर JS का मैंने आपको लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, यूट्यूब एंगुलर पर बनी हुई है, लेकिन अगर मैं एंगुलर यूट्यूब ओपन करता हूँ तो आपको इवन गूगल, मैं अगर गूगल पे आ जाता हूँ, इवन मैं इसका कंट्रोल यू करता हूँ तो देखो आपको इसकी HTML भी नजर आ जाएगी। दुनिया की कोई भी ऐसी साइट है ही नहीं जो HTML के ऊपर जो है वो ना बनी हो, पहली बात। दूसरी बात, HTML एक एरर फ्री लैंग्वेज है, इसमें आपको एरर कोई नहीं आएगा, जो आप लिखते जाओगे ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। हाँ, अगर आपसे कोई डिव, कोई टैग मिस हो जाता है तो आपकी साइट में ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है कि जो आपके घंटों वेस्ट कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ढूंढूं कहाँ से उसको। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास इस वक्त ये वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, अब आप गौर करिए कि ये मैं जैसे नीचे नीचे जा रहा हूँ, मेरी एक चीज कांस्टेंट रह रही है, वो देख रहे हैं, हेडर। हेडर मेरा कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी और पेज पर चले जाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये इलेक्ट्रोजन पर चला जाता हूँ, तो देखें सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन मेरा हेडर नहीं चेंज हुआ है। तो एक और चीज हमें पता लगी है, वो क्या, कि हेडर जो है वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब ये कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन आम तौर पे वेबसाइट ऐसे ही बनती है जिसका हेडर कांस्टेंट रहता है। हाँ, नई ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने लॉगिन कर लिया है, अब उसको लॉगिन और साइन अप की तो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हम प्रोसेस से, फंक्शनैलिटी से ये पता कर सकते हैं कि अगर भाई बंदे ने लॉगिन किया है तो लॉगिन और साइन अप की बजाय यहाँ पर उसका नाम शो हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद, मुझे अब इसका यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है, उसके बाद आपको अपना नाम इधर शो होने लग जाता है। आप लोग अपने अपने सिस्टम पर करके देखिएगा। दूसरी बात, वेबसाइट का जो भी आप लोग कोड बनाते हैं, जो भी आप लोग कोड करते हैं, वो रीयूजेबल होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आपको एक और ऐसा स्क्रिप्ट दिखाऊंगा जो कि सारे का सारा दराज जैसा है, ये देखिएगा, lazada.sg। अब ये भी बेसिकली दराज वालों की ही साइट है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दराज जो है वो अली एक्सप्रेस वालों ने बनाई है। तो पाकिस्तान में इसका नाम दराज है, लेकिन ये सिंगापुर है, इसमें इसका नाम लजादा है। ये वही है ना, डिजाइन चेक करें आप लोग इसका, ये देखें एंड ये देखें, वही है ना ऑलमोस्ट। कलर का डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि एक ही इन्होंने किसी डेवलपर, अच्छे डेवलपर से स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है, और हो सकता है इनके पास डेवलपर की, जाहिर सी बात है, टीम भी होगी। एक ही इन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है और यही स्क्रिप्ट ये मूव करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इनको इसी का अप्रूवल इंडिया में मिल जाता है या न्यूयॉर्क में मिल जाता है, तो उसको वहां किसी और नाम से लॉन्च कर देंगे, लोगो चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रीयूजेबल होता है, आप जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर टीम मेरी बना रही है मेरे साथ, उसको हमने एक होस्टिंग पे रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर इसका यूजर नेम पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं। ये तकरीबन पाकिस्तान का पहला एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा मेरा स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया, ये स्कूल सिस्टम है पूरे का पूरा। और वेब एप्लीकेशन बनाने का क्या फायदा है कि इसकी फाइलें एक्चुअली तो पड़ी हुई हैं मेरे ऑफिस के किसी सिस्टम के अंदर, लेकिन देखो मैं आप लोगों के सामने बैठ के इसको ओपन करके बैठा हूँ, इवन आप लोग भी इसको ओपन कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन बनाने का ये फायदा है। अब क्योंकि ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एक फोल्डर के अंदर बांधा है, और वो मेरा फोल्डर ऐसे ही है जैसे कि मैंने ये असद स्टोर के नाम से बनाया हुआ है, तो इसमें कोई खास एरर भी नहीं आएगा। ये देखिए, दिस वन, दिस वन, देखिए दिस वन, यहाँ पर अब इस पर काम चल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर रूबी ऑन रेल्स का सब्जेक्ट ले आता हूँ।
ये देखें, अब इसमें भी एक एरर है, कल मैं इसको सही करूंगा। ये देखें, इसमें भी एक एरर है, बॉक्स किधर है, पिक्चर किधर जा रही है। ठीक है, काम की क्वालिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ के नीचे आ गया होगा ये देखें, ये मैंने रूबी ऑन रेल्स ऐड किया था, ये अभी आ गया। ये पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें काम है जो कि रहता है। इसमें सारा टाइम टेबल, कंप्लीट सेक्शन, यूजर मैनेजमेंट सेक्शन, जनरल सेक्शन और वट ये सारी सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमें पता लगा कि हमारी साइट में हेडर और फुटर वो हमेशा सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की। कीप इन माइंड के हमारे पास हमारी वेबसाइट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट है हमारे हेड का पार्ट और एक पार्ट है हमारे बॉडी का पार्ट। ठीक है, हेड का पार्ट वो है जिसके अंदर मेरी हेडर फाइल्स आएंगी, जिसके अंदर मेरा हेड सेक्शन से मुराद हेडर नहीं है। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली हेडर फाइल्स होती हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ रही है तो मुझे वो हेडर फाइल्स लगानी पड़ रही हैं। और उसके अलावा आप समझ लीजिए मेरा टाइटल और मेरी अदर एक्स्ट्रा सेटिंग्स एंड स्क्रिप्ट्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम स्टाइल शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को पता लगेगा ये स्टाइल शीट क्या होती है। स्टाइल शीट्स भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये मेरे पास मेरा हेड सेक्शन है और ये मेरा वो बॉडी सेक्शन है जिसके अंदर मेरी पूरी साइट वर्किंग करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये HTML है, ये क्लोज हो गया है। ठीक है, ये हेड है, ये क्लोज हो गया। कीप इन माइंड, HTML में आप टैग्स की बेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये मेरा टैग यहाँ पर ओपन होगा, ये मेरा टैग यहाँ पर क्लोज होगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास VS कोड है तो VS कोड इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। लेकिन आम तौर पे अगर आप यही काम नोटपैड के अंदर करेंगे, HTML लिखे HTML को क्लोज करेंगे, तो HTML को क्लोज खुद नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, HTML के बाद मैंने आपको बताया है कि हमारी साइट के दो सेक्शंस हैं। कौन सा, एक हेड वाला सेक्शन, ये HTML के अंदर आएगा, और एक बॉडी वाला सेक्शन। ठीक है, अब ये गौर करिएगा, हेड वाले सेक्शन के अंदर मैं टाइटल लिख रहा हूँ। HTML के अंदर अगर आपने साइट में 0.1% भी चेंजेस करनी है तो आपको टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई हजारों टैग्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन रटे नहीं मारने हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही याद होता जाएगा। ठीक है, टाइटल दिस वन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी assetstore.com। यहाँ पर मैं इसका कोई स्लोगन दे देता हूँ, फाइंड इट, लव इट, बाय इट। लेट्स सी, मैं वापस जाता हूँ अपनी फोल्डर के अंदर और मैं वैसे इसका हम सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं, फिल वक्त जरूरत नहीं है। ये देखिए, फाइंड इट, लव इट, बाय इट, ये जो मैंने लिखा था मेरे टैब के अंदर आ रहा है। ठीक है, और बॉडी के अंदर जो मैं काम करूंगा दोस्तों, वो मेरी बॉडी के अंदर काम, ये जो वाइट मेरा सेक्शन है इसके अंदर आएगा, ये है मेरी बॉडी। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ जी हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, तो आप ये देखिए, ये मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर बॉडी लिखता हूँ, पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, मैंने इसके अंदर डेमो कंटेंट डाला है। ठीक है, डेमो कंटेंट डालने के लिए जस्ट आप ये लॉरम, लॉरम के साथ 1000 लिखेंगे अगर, तो वो आपको 1000 का कंटेंट दे देगा। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे, तो HTML टैग्स के ऊपर बेस करती है
इसके आपको मेन मेन बड़े बड़े टैग्स याद करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग ये वाला है, HTML। कीप इन माइंड, टैग दो टाइप के हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। टू टाइप्स ऑफ टैग हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, क्लोजेबल टैग कि जिनको क्लोज किया जा सके, अनक्लोजेबल टैग कि जिनको क्लोज ना किया जा सके, ठीक है। क्लोजेबल टैग्स के अंदर इनपुट, क्लोजेबल टैग के अंदर ये सारे के सारे टैग्स आ जाते हैं। कोई भी टैग है उसको क्लोज कैसे करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपने लेबल लगाया है यहाँ पे, तो लेबल को आप इस तरह लिखेंगे तो VS कोड उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का आपने ख्याल रखना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो फर्स्ट लेबल, तो यू कैन सी कि मेरा ये आ जाता है। लेकिन आपको मैं नॉन क्लोजेबल टैग दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लगाता हूँ इनपुट। इनपुट का क्या मतलब होता है, जब हमने किसी यूजर से कोई चीज लेनी हो, तो एक्चुअली ये इनपुट का टैग है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट। आप देखें, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये इनपुट आ रही है, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? दैट्स इट। अब इसके टैग्स जो आपको मजीद मिलेंगे वो W3 स्कूल्स के ऊपर मिलेंगे, वहां पर आप लोग इसको चेक कर सकते हो। W3 स्कूल्स के ऊपर सारे के सारे टैग तो नहीं है अलबत्ता, लेकिन इतने हैं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपको HTML आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बड़ी अच्छी साइट है HTML CSS की, और सिंपल जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए। इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग रिएक्ट पर मूव करेंगे तो फिर हम W3 स्कूल को फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम गूगल की मुख्तलिफ साइटों को फॉलो करेंगे। लेकिन और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। W3 स्कूल का फ़ायदा ये है कि आपका मिसाल के तौर पर ये हेडिंग का टैग है, ठीक है। आप ये देखें, H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो ये साथ साथ ही आपको इसका आउटपुट मिलता जाएगा लाइन के। ये मैंने इसको रन किया, वो देखिएगा आपको ये मिलता जाएगा। लेकिन ये लर्निंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये साइट .NET पर बनी हुई है। ASP.NET का मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में। ये ASP.NEट पर बनी हुई है, तो लिहाजा ये थोड़ी सी स्लो चलती है। तो आप लोगों ने इंटरनेट, वैसे इसका ऑफलाइन मोड भी होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है HT ट्रैक, 5-6 घंटे लेगा वो इसको डाउनलोड करने के, और आपको इंटरनेट अच्छा खासा खाएगा। लेकिन जैसे ये डाउनलोड हो गई, फिर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। HT ट्रैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से आप किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उन्होंने सिक्योरिटीज अच्छी वाली नहीं लगाई हुई तो, ठीक है। लेट्स सी। तो मैंने आपको बताया क्लोजेबल टैग्स हैं एंड नॉन क्लोजेबल टैग्स हैं। पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ के लिए टैग है, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक्चुअली गाइडलाइंस होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस 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 दिस, ये मेरा कमेंट आ गया। इसके मैं अंदर मैं लिखता हूँ जी हेयर इज हेडर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं रन कर रहा हूँ तो देखो कुछ नहीं लिखा हुआ रहा, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल U पे क्लिक करता हूँ तो हेयर इज हेडर लिखा हुआ रहा है। ये कमेंट्स देने आप लोगों को चाहिए, ताकि आपके अलावा अगर आपका कोड कोई और पर्सन भी देखे तो उसको पता लग जाए कि भाई ये बंदा है, इसने प्रोफेशनल काम किया, पता लग रहा है हेड का सेक्शन कहाँ शुरू हो रहा था, कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। हर स्टेप के छोटे छोटे जो हैं आपको कोड मिल जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे वेबसाइट के अंदर पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर का टैग नॉन क्लोजेबल टैग होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। ये मैं इमेज लगाता हूँ, इमेज पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, IMG। इसके अंदर मैं किसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगा, सोर्स, ठीक है। सोर्स का इस्तेमाल करने के बाद मैं कोई पिक्चर लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं कहीं से ले लेता हूँ, यहाँ कहीं होगी, मिसाल के तौर पे ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, कंट्रोल C। अच्छा अच्छा, अब आपको एक और चीज जो आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जैसे ही एक्सटेंशन चेंज, फोल्डर चेंज, ठीक है। जैसे ही एक्सटेंशन चेंज, मिसाल के तौर पर मैंने पिक्चर्स रखनी है तो मैं यहाँ पर इमेजेस रख के एंटर करूंगा, और यहाँ पर मेरी वेबसाइट की सारी तस्वीरें आएंगी। और ये क्या कर रहा है, खामोश हो जाओ। यहाँ पर
सारी की सारी आपकी तस्वीरें आ जाएंगी, ठीक है। दिस वन फॉर एग्जांपल, इसको मैं नाम दे देता हूँ वन का, ठीक है। ये देखें, ये मेरी पिक्चर है। अब मुझे इसको लगाना है, तो यहाँ से मुझे पाथ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इमेजेस लिखता हूँ, इमेजेस लगा के वन डॉट जेपीजी लिखता हूँ, तो ये देखिए ये आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर से ये देख रहे हैं, ये मेरी पिक्चर आ गई। मैं इसकी हाइट और विड्थ प्रॉपर सेट कर सकता हूँ। ये अगर टैग के अंदर हम कुछ इस तरह का इस्तेमाल कर लें, जैसे ये टाइप था, ये सोर्स है, ये हाइट है, हाइट से मुराद है 300 पिक्सल। तो ये देखें, इसकी हाइट सेट हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर मेरी नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पर BR लिखूंगा, एंड यू कैन सी ये मेरी पिक्चर नीचे आ जाएगी, ठीक है। आप जरा गौर करें, ये देखें इसके अंदर में लिखा हुआ है इनपुट टाइप, मैंने टेक्स्ट लिखा था तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर टाइप टेक्स्ट के बजाय नंबर लगाता हूँ, तो यू कैन सी दैट मैं अब यहाँ पर ABC अल्फ़ाबेट्स ऐड कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर नंबर ऐड करूंगा तो वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे टैग्स हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यही हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक डिव लगा लेता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअली डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ, ठीक है। लॉरम, फिर से लॉरम, फिर से लॉरम। अब देखें, आपको ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर आप लोग इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखेंगे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मेरा ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पूरे डिव के अंदर मौजूद है, जबकि नीचे वाला पैराग्राफ मेरा इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर मैं कोई भी स्टाइलिंग लगाता हूँ, एट्रीब्यूट के साथ स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं लिखता हूँ भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो यू कैन सी वो देखें, वो ब्लैक बॉर्डर आ गया इसके राउंड पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लिखता हूँ, पैडिंग लगाता हूँ 10%, तो यू कैन सी ये देखो 10% पैडिंग भी आ गई है। समझ आया? अगर मैं 10% के बजाय यहाँ पर पैडिंग 1% कर देता हूँ, तो यू कैन सी वो चारों तरफ से स्पेस 1% आ जाएगी। पैडिंग से मुराद है अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, वैसे तो ये कल परसों के लेक्चर में बताने वाली थी। अगर आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये जो हम, अगर मिसाल के तौर पे मेरे सामने बॉक्स है, ठीक है। अगर मुझे इस बॉक्स के अंदर की स्पेसिंग को सेट करना है, तो आई विल यूज हियर पैडिंग, ओके। अगर मुझे इसकी बाहर की स्पेसिंग को यूज करना है, तो सेट करना है, तो आई विल यूज हियर मार्जिन। ये जरा गौर करिएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर कहा भाई मार्जिन टॉप जो है ना, वो 2% कर दो, तो आप ये देखिएगा वो 2 पर हल्का सा नीचे आया। मैं इसको यहाँ से ओपन करके 50% कर लेता हूँ, ठीक है। वो देखें हल्का सा जो है ना नीचे आ रहा है, ये देखें, ये देखो बिल्कुल, ये देखो 50% आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 5% कर देता हूँ, तो यू कैन सी ये 5% मार्जिन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो बाहर की स्पेसिंग का मतलब है मार्जिन, अंदर की स्पेसिंग का मतलब है पैडिंग, ठीक है। अब स्टाइलिंग जो है वो अलग से एट्रीब्यूट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और चीज आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, अगर कलर लिखा हुआ है तो कलर से मुराद टेक्स्ट का कलर है, आपकी स्क्रीन का कलर नहीं है। मैं टेक्स्ट का कलर रेड करता हूँ, तो यू कैन सी वो मेरा टेक्स्ट रेड हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ भाई इसका बैकग्राउंड कलर बदलो, तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं ब्लैक रखता हूँ, तो यू कैन सी ये मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह मैं इस डिव पे आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ भाई ये कलर पिंक कर दो,
हाँ हो जाएगा ज्यादा इजी, लेकिन करेंगे हम बाद में। ये देखो दिस वन। ठीक है। एस सी एस एस के कॉन्सेप्ट को समझ आना चाहिए। एक्चुअली कोड अलग अलग ही होता है। मैंने आपको बताया एक्सटेंशन चेंज, फोल्डर चेंज। मैंने आपको बताया था कि पहले जब वेबसाइट डेवलपमेंट जस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट तक ही महदूद थी, तब HTML के कोड को HTML में ही लिखा जाता था और जावास्क्रिप्ट को भी अंदर ही घुसेड़ दिया जाता था, PHP को भी अंदर ही घुसेड़ दिया जाता था। लेकिन जैसे ही हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट वेब इंजीनियरिंग में चेंज हुई है, तो हम जैसे ही आप लारावेल पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि लारावेल की किसी भी फाइल के अंदर आप CSS नहीं लिख सकते। अगर बनानी है तो अलग ही फाइल बनाओ। रिएक्ट की किसी भी फाइल के अंदर आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। बनानी है तो अलग फाइल बनाओ। ठीक है, उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट, अभी हम तो वैसे ही खेल रहे हैं ना इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखें, ये टाइटल्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये टेबल्स हैं, एक दो टैग और पढ़ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ये टेबल्स हैं, टेबल की अगर मैं बात करूं तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर HR लगाता हूं तो आप देखिएगा कि मेरे पास ये नीचे देख रहे हैं कि ये लाइन आ रही है, ये एक्चुअली HR से आ रही है। ठीक है। मैं इसको ऊपर भी लगा सकता हूँ, ये देखिए ये ऊपर आ गई। मैं यहाँ पर टेबल लगाना चाहता हूँ तो टेबल का टैग लगाते हैं, टेबल का टैग क्लोज हो गया, टेबल का टैग क्लोजेबल होता है। अब इस टेबल के टैग के अंदर की भी स्ट्रेटेजी है। जब भी आप कहीं भी टेबल देखेंगे, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, तो उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसको भी, ये जो हमारा टेबल है ना, ये भी एक्चुअली एक वेब मिनी वेब पेज समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंदर भी 3 चीजें हैं। टी हेड, इसका मतलब है टेबल हेडिंग। मिसाल के तौर पे मैं ID लेता हूँ एक हेडिंग के अंदर, TH का मतलब है टेबल हेडिंग। नेम ले लेता हूँ, ईमेल ले लेता हूँ, व्हाट्सएप ले लेता हूँ, एक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह टी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर, अच्छा ये मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं इसको मुझे टेबल रो में लगाना लाजमी है, तो अलबत्ता मैं TR लाजमी लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, टेबल TR के अंदर ये होगा। अब टेबल बॉडी के अंदर भी मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ सेम यही। अब क्योंकि मेरी हेडिंग खत्म हो चुकी है, मैं पहले आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें। थोड़ा टाइम तो ये आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ टी बॉडी के अंदर, TD में मैंने यहाँ पर लिखा टू, फॉर एग्जाम्पल। फिर TD में लिखा यहाँ पे असद के, आ, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए दिस वन, ईमेल AXAD। अच्छा, ईमेल से आपको बताऊं कि आप लोगों का ईमेल जो है ना जरा प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, नंबरों वाला जैसे ही मेरा बोंगा सा बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ईमेल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लाइक अब मेरा एक्चुअल ईमेल ये है, ये मेरा बिजनेस ईमेल है। आप लोगों ने अपने, ये तो खैर पेड होता है, आप लोगों ने अपने जीमेल बनाने हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर usama.reporter0@gmail.com। अब ये याद हो जाएगा आपके क्लाइंट को। अगर आपने अपने ईमेल के साथ अपना नंबर लिखा हुआ है तो उसको याद नहीं होना। ठीक है, तो आसान सा नाम होना चाहिए। उसके बाद व्हाट्सएप, उसके बाद TD के अंदर यहाँ पर मैं एक्शन लगा देता हूँ, एक्शन के अंदर मैं बटन लगा देता हूँ। अब बटन में डिलीट लिखता हूँ, लेट्स सी, ये देख रहे हैं ID असद दिस वन डिलीट। मैं इसकी रोज को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ।
तो ये देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बॉडी लगाना चाहता हूँ, इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। ये देखिए ये मेरा बॉर्डर लग गया, ठीक है। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा टेबल सेंटर में आ गया। वह गवर्नमेंट की पुरानी वेबसाइटों के ऊपर आपको इस तरह के टेबल मिलेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की साइट्स अपडेट नहीं होती हैं। पाकिस्तान इंडिया खासकर एशियंस की वेबसाइटें ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन पुरानी, ये पुराना स्ट्रक्चर है, सादी HTML वाला, ठीक है। तो मैं इसके सेल के अंदर मल्टीपल चीज़ें भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर, मेरे मिसाल के तौर पर ये पहले कॉलम में मैं चाहता हूँ यार मेरा ये नेम तो आए, लेकिन मेरा नेम थोड़ा सा बड़ा है, पहले कॉलम में मैं कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कोल स्पैन 2। आप ये देखिएगा मेरा साइज भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और मैं इसके अंदर अब ज्यादा टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, आप ना यहाँ पर इसके ओवरव्यू वर्किंग के लिए मेरे चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस हैं, आप लोगों ने ये लाजमी देखनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कल के लेक्चर से पहले पहले आप लोगों को इन सब चीज़ों का पता हो, ठीक है। इवन आप लोग घरों से रिसर्च करके आए और मुझे बताएं, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये प्ले लिस्ट में जाइए यहाँ से, और यहाँ पर ये वाली एक प्ले लिस्ट है, सिंटैक्स ऑफ HTML CSS, ठीक है। आप लोग इस प्लेलिस्ट को, आपको थोड़ा सा टाइम लगना है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। अगर आप ये देख लेना, ये एक वीडियो ये 1 घंटे की है, और इसको भी कम टाइम में आप देख लें, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। ये HTML है। कल यहाँ पर बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बैठने से पहले ही आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, मैं कोड को पुश कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको यूज कर सकें। git add। अब इसी रिपोजिटरी के अंदर ही हम पहले HTML पर प्रैक्टिस करेंगे CSS के साथ। फिर जैसे ही हम लोग बूटस्ट्रैप पर मूव करेंगे तो पूरी साइट का फ्रंट एंड अपने हाथों से बनाएंगे। आप लोग अपने अपने बनाइएगा, मैं यहाँ से अपना बनाऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर इंशाल्लाह हम PHP पर मूव करेंगे, सॉरी रिएक्ट पर मूव करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। फिर रिएक्ट के बाद हम PHP पर मूव करेंगे। तो HTML प्रैक्टिस के नाम से मैं इसको कर रहा हूँ। गिट पुश पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ गया। एंड ये मेरी गिट हब के ऊपर कहीं ना कहीं कोड आ चुका हो। हाँ जाहिर सी बात है, वो भी करनी है, याद आया, वो भी करनी। ये देखो जरा। अच्छा, आज के दिन में मैं जितना काम किया है, मैं इस कमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा वो मुझे बता रहा है कि इसने ये पिक्चर भी ऐड की है। पहले कोड ये वाला हमने पुश किया था, फिर उसके बाद हमने चेंज करके ये वाला पुश कर दिया, ठीक है। आप लोग ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। अब जिन जिन के पास लैपटॉप्स हैं वो अपने लैपटॉप से इस्तेमाल करें, वरना यहाँ क्लास से ले आएं और ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसके ऊपर, ठीक है। तो दैट इज द ओनली HTML। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं।